हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी क्या है, एक कंप्यूटेशनल मेथड है, मॉडल है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें अब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं प्रोसेसिंग की जाती है। मतलब आपके पास ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। इसमें आप कुछ इनपुट देते हैं, इसको कोई इंफॉर्मेशन, कोई डेटा देते हैं, उसको ये क्या करता है, यहाँ पे प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक आउटपुट मिल जाएगा। अब मतलब आपने कोई इन्फॉर्मेशन, कोई क्या दिया, आपने कोई प्रॉब्लम दिया, ठीक। उसने इसको प्रोसेस किया, उसमें से कुछ हिडन पैटर्न होंगे, इंफॉर्मेशन होगा, वो निकाल कर सिंप्लीफाई करके आपको आउटकम ये दे देगा। और फिर उस आउटकम के बेसिस पे जिसको जो डिसीजन लेना होगा, स्ट्रेटेजी बनानी होगी, वो काम कर सकता है। तो इसमें ख़ास बात क्या है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, कि ये बेस्ड है हमारे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स जो होते हैं, ठीक। हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है हमारा न्यूरॉन्स, उस पर बेस्ड है ये, ठीक। उसी से इंस्पायर्ड है, जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनिंग होता है, जो वर्किंग होता है उनका, उसी पर बेस्ड है ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसीलिए इनका नाम है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। आर्टिफिशियल मतलब जो बायोलॉजिकल नहीं है, जो नेचुरल नहीं है, ठीक। और न्यूरल नेटवर्क्स न्यूरॉन्स से लिया गया है इसको। तो इसी में हम डिस्कस कर रहे हैं, और क्या क्या बातें हैं इसकी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, सॉरी एप्लीकेशंस, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आर अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल। ये भी एक तरह की मशीन लर्निंग मॉडल ही है, इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स इन द ह्यूमन ब्रेन। हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में, तो उन्हीं का जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वर्किंग है, उसी से इंस्पायर्ड होकर ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मशीन लर्निंग मॉडल बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है, ठीक। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं जिसे हम नोड्स कहते हैं या फिर यूनिट्स कहते हैं, मोस्टली नोड्स आप याद रखिएगा, ठीक। क्या होता है आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क में, क्या होते हैं, न्यूरॉन्स की जगह क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, हम उसको नोड्स कहते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं, उनको नोड्स कहते हैं। और ये जो नोड्स होते हैं या यूनिट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, एक सीरीज ऑफ लेयर्स में अरेंज होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ऐसे नोड पड़ा हुआ है, नहीं, सीरीज ऑफ लेयर्स में ये नोड अरेंज होते हैं, और वही पूरा को पूरा आर्टिफिशियल नेटवर्क बनाता है हमारा न्यूरल नेटवर्क। अभी हम इसका डायग्राम भी देखेंगे तो और आपको समझ में आएगा कि कैसे सीरीज ऑफ लेयर में ये एम्बेडेड रहते हैं, ठीक। तो अब तक क्या हमने समझा कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या होते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, नोड्स, ठीक है। अब अब नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे लिखी गई है, कि जैसा हमने कहा कि ये जो नोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेयर्स में अरेंज होते हैं, ठीक। तो एक लेयर में एक डज़न नोड्स भी बस हो सकते हैं, मतलब एक लेयर में क्या हो सकता है कि सिर्फ 10-12 नोड्स ही हों, और एक लेयर में मिलियंस ऑफ नोड्स भी हो सकते हैं, ठीक। और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना कॉम्प्लेक्स आपका डेटा सेट है, आपको कितने कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को क्या करना है, सिंप्लीफाई करवाना है, वो इस बात पे डिपेंड करता है। मतलब आपका डेटा सेट छोटा होगा तो नो जो लेयर्स में नोड्स हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। जब आपका डेटा सेट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो नोड्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि अ लेयर कैन हैव ओनली अ डज़न यूनिट्स और मिलियन ऑफ यूनिट्स, या तो डज़न ऑफ यूनिट्स भी हो सकते हैं या फिर मिलियन ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं, एज दिस डिपेंड on how the complex neural network will be required to learn the hidden pattern in the dataset, ठीक। ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क आपको चाहिए है, ठीक। आपका डेटा सेट कैसा है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा देखिए बायोलॉजिकल जो न्यूरॉन होता है, तो उसमें क्या होती है, उसमें क्या होता है, ये हमारा ऐसे हमारे डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारी क्या होती है, सेल बॉडी होती है, और बीच में हमारा क्या होता है, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ये एक्सन होता है, और ये हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, नहीं छोटा ही करते हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं। नर्व एंडिंग्स पे हमारे कुछ क्या होते हैं, साइनेप्स होते हैं, जो क्या करते हैं, कह सकते हैं हम कि एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से अटैच करवाते हैं, ठीक है। और भी बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ से रिलेट करने के लिए इतना देखेंगे, माइनिंग शीट वगैरह भी होता है तो उसको छोड़ देते हैं हम। तो देखिए
ये क्या है, ये हमारी बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है। अब इसमें क्या होता है, जो डेंड्राइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो भी सिग्नल्स आते हैं उसको क्या करती हैं, इन लोग कैप्चर करेंगे, पास करेंगी, सेल बॉडी से होते हुए एक्सन में जाएगा, एक्सन से होते हुए फिर कहाँ जाएगा, नर्व एंडिंग में जाएगा, साइनेप्स में जाएगा। ठीक है, साइनेप्स से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, वो फिर पास करता है इन्फॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन को, तो ये सब चलता रहता है। हम बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो हमारा टिपिकल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, कुछ ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है इसमें, देखिए, एक्चुअली रुक जाइए, एक चीज़ छूट गया है। अब देखिए, हमारा जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है वो ऐसा दिखता है कुछ। इसमें क्या होता है, ये जो x1, x2, x3 है, ये सब क्या है, इनपुट है। क्या है, इनपुट। यहाँ पे लिखा गया है ना, इनपुट। उसके बाद ये W1, W2, WN जो है, ये क्या है, वेट। वेट क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा नोड आता है, हमारा जो न्यूरॉन है, ठीक, जो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरॉन है उसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। अब इस नोड में क्या होता है, नोड में दो चीज़ें होती हैं, इस समेशन सिग्मा, और ये होता है एफ, है हमारा एक्टिवेशन फैक्टर, फंक्शन सॉरी। तो ये समेशन क्या होता है, ये सिग्मा जो है वो समेशन क्या होता है, इनपुट और ये हमारा जो वेट है, इनपुट और वेट का समेशन, इसको हम समेशन कहते हैं। और एक्टिवेशन फैक्टर किसको कहते हैं, फंक्शन किसे कहते हैं, जो इनपुट को क्या कर सके, आउटपुट में चेंज करने में मदद करता है। ठीक है, वो होता है। तो कहने का क्या मतलब है कि नोड में दो चीज़ें होती हैं, सिग्मा और एक्टिवेशन फंक्शन होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये वेट क्या करता है ना, वेट का काम, यहाँ पे जो साइनेप्स है ना उसका काम करता है। ये वेट क्या करता है कि एक इनपुट को, एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करने में मदद करता है। वो एक नोड दूसरे नोड से कितने स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ है, ये बात कौन बताता है, वेट। ठीक है, तो ये एक हमारा टिपिकल क्या है, एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कुछ ऐसा दिखता है। तो सिमिलैरिटी देखिए आप, यहाँ पे हमारा ये सब क्या है, डेंड्राइट्स की तरह काम करेंगे। ये है हमारा सेल बॉडी हो जाएगा, और यहाँ पे इनपुट आउटपुट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट कौन, एक्सन की तरह काम करता है। ठीक। अब यही चीज़ यहाँ पे सिमिलैरिटी बताई गई है कि बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क में और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में कौन क्या होता है। तो बायोलॉजिकल न्यूरन, यहाँ पे न्यूरॉन होगा, तो यहाँ पे जो डेंड्राइट्स होते हैं, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में वो क्या होते हैं, वो इनपुट्स होते हैं। सेल न्यूक्लियस कौन होता है, नोड होता है। साइनेप्स का काम कौन करता है, वेट। और एक्सन का काम आउटपुट का होता है। ठीक, तो ये एक हमारा जनरलाइज, ये इतना है ना, एक जनरल एन एन ऐसा ऐसा दिखता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ऐसा दिखता है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट, आर्किटेक्चर ऑफ एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्या होता है इसमें, तो देखिए, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन होता है जिसको हम नोड कहते हैं। और वो जो न्यूरल नेटवर्क है वो क्या होता है, एक यूनिट्स ऑफ अरेंज इन अ सीक्वेंस ऑफ लेयर, एक सीक्वेंस ऑफ लेयर में वो अरेंज रहते हैं। कौन कौन से लेयर होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं किसी भी एएनएन में। मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में 3 लेयर होते हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर क्या करता है ना, इट एक्सेप्ट्स इनपुट इन सेवरल डिफरेंट फॉर्मेट्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्रामर। इनपुट लेता है वो, इनपुट लेयर क्या करती है, इनपुट लेता है, जो भी आ रही है बाहर से सिग्नल आ रही है, दूसरे नोड से सिग्नल आ रहा है, तो उसको कौन लेता है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक, तो उसको कौन लेता है, इनपुट लेयर लेता है। इनपुट लेयर के बाद कौन होता है, हिडन लेयर होता है। तो हिडन लेयर क्या होता है, वो इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में, दोनों के बीच में प्रेजेंट रहता है। और जो भी कैलकुलेशन करने होते हैं, जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है, वो हिडन लेयर में ही होती है। उसके बाद आउटपुट लेयर होती है। तो आउटपुट लेयर क्या करती है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो के, प्रोसेसिंग हो के हिडन लेयर से आउटपुट लेयर में गई है, तो उसको रिजल्ट के फॉर्म में कौन शो करता है, आउटपुट लेयर करता है। ठीक, ये तीनों लेयर होते हैं, देखिए कुछ ऐसा। ये हमारी क्या होगी, इनपुट लेयर है। इनपुट लेयर का क्या करती है, बाहर से ये सिग्नल्स, जो भी इंफॉर्मेशन है वो लेती है। ये क्या है, हिडन लेयर है। हिडन लेयर 1 2 3 कितने भी हिडन लेयर हो सकते हैं। और फिर ये क्या होती है, आउटपुट लेयर हो गई।
उसी यही चीज़ को दूसरे तरीक़ों से दिखाया गया है। ये क्या है, इनपुट लेयर है, ये दोनों क्या हो गए, हिडन लेयर है, और ये आउटपुट लेयर है। अब बात क्या होती है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये इससे भी कनेक्टेड रहेगा, इससे भी, इससे भी, इस नोड से भी, इस नोड से भी। वैसे ही ये भी इससे भी कनेक्ट रहेगा, इससे भी कनेक्ट रहेगा, इससे भी कनेक्ट रहेगा, इस, ठीक है। ये सब ऐसे ही जुड़े रहेंगे आपस में, ठीक। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे बताने के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये क्या है, ये आर्किटेक्चर है हमारा, किसका, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें हम नोड कहते हैं। वो सारे नोड एक सीरीज ऑफ लेयर में अरेंज रहते हैं, और वो सीरीज ऑफ लेयर क्या है, ये है, यही है, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, 3 लेयर्स होती है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को लेती है, उसी चीज़ को अभी हम पढ़ेंगे, ठीक। तो ये आई थिंक डायग्राम आपको याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा तो कोई भी आप बना सकते हैं आराम से। ज़रूरी नहीं कि इतना बनाए, 2 बनाकर भी शो कर सकते हैं, लेकिन सब कनेक्टेड रहने चाहिए, ठीक, एक दूसरे से। अब देखिए, कॉमनली ANN हैज़ एन इनपुट लेयर। क्या होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में एक इनपुट लेयर होती है, एक आउटपुट लेयर होती है, और एक हिडन लेयर होती है, ठीक। जो इनपुट लेयर होती है वो डेटा को रिसीव करती है फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर से रिसीव करती है डेटा को, विच द न्यूरल नेटवर्क नीड्स टू एनालाइज और लर्न अबाउट। जिसके बारे में न्यूरल नेटवर्क को प्रोसेसिंग करनी है, तो क्या करेगा, उसको इनपुट लेयर क्या करती है, लेती है बाहर से। उसके बाद ये जो डेटा है वो एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल हिडन लेयर्स है, उनसे क्या होती है, पास होती है, ठीक। दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू डेटा दैट इज़ वैल्यूएबल फॉर द आउटपुट लेयर। और वो उस इनपुट को क्या करती है, एक डेटा में ट्रांसफॉर्म कर देती है, जो कि आउटपुट लेयर के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद द आउटपुट लेयर क्या करता है, एक आउटपुट प्रोवाइड करवाता है इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टू इनपुट डेटा प्रोवाइडेड। तो किसके फॉर्म में, रिस्पॉन्स के फॉर्म में, ठीक। तो मतलब ये क्या है कि यहाँ पे इनपुट लेयर में इनपुट आया, वो पास हुआ हिडन लेयर में, हिडन लेयर ने उसको डेटा में ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म करने के बाद प्रोसेसिंग करी उसमें, उसके बाद इसने आउटपुट लेयर में भेज दिया, और आउटपुट लेयर ने क्या किया, उसको रिस्पॉन्स के फॉर्म में उसको जनरेट किया। ये चीज़ चलता रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन द मेजोरिटी ऑफ न्यूरल नेटवर्क यूनिट्स आर इंटरकनेक्टेड फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। तो मेजोरिटी ऑफ जो न्यूरल नेटवर्क होता है उसमें जो यूनिट्स या नोड होते हैं वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक लेयर से दूसरे लेयर में, ठीक। तो ईच ऑफ दिस कनेक्शंस हैज़ वेट दैट डिटरमाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ वन यूनिट ऑन अनदर यूनिट। ये यूनिट का हर जगह मतलब नोड ही है, ठीक है। नोड और यूनिट एक ही चीज़ है। तो जैसा हमने पहले भी कहा कि ये जो वेट होता है, तो एक नोड का दूसरे नोड से जो कनेक्शन है वो कितना स्ट्रेंथ का है, वो उसको कौन बताता है, वेट बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एज द डेटा ट्रांसफर्स फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, द न्यूरल नेटवर्क लर्न्स मोर एंड मोर अबाउट द डेटा विच इवेंचुअली रिजल्ट इन द आउटपुट फ्रॉम द आउटपुट लेयर। तो जब जैसे जैसे एक यूनिट से या एक नोड से दूसरे नोड में डेटा पास करता रहता है, तो वो उस डेटा के बारे में और ज़्यादा जानकारी वो लेता रहता है, और फाइनली जब आउटपुट लेयर आता है तो वो जो भी कंक्लूजन उसने निकाला है उसको रिस्पॉन्स के फॉर्म में वो क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। तो ये क्या हुआ, हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर और प्रोसेस हो गया, ये कैसे डेटा चलता रहता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ठीक। तो देखिए, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एडवांटेज हम अभी डिस्कस, एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का ये जो भी मैकेनिज्म है वो यूज़ किया जाता है। तो इसका कॉमन एग्जांपल है जो हम फेसबुक पे देखते हैं ना, पीपल यू मे नो आता है ना, पीपल यू मे नो सजेशंस आते रहते हैं। तो वो किसका कमाल है, ANN का ही, मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के द्वारा ही क्या किया जाता है, सारी चीज़ें प्रोसेस की जाती हैं, जो भी डेटा अवेलेबल है, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, जो भी चीज़ें देखी जाएगी, और क्या किया जाएगा, ये सजेशन दिया जाता है। उसके बाद है दूसरा, इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन। तो इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन में जो हम सॉरी जो हम बोलते हैं, वॉइस नोट वगैरह डालते हैं, बोलते हैं, तो वो जो इमेज भी है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो वो क्या होता है, ANN की वजह से ही होता है। तो न्यूरल नेटवर्क्स आर यूज्ड इन द इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम्स टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स, फेसेस एंड स्पीच पैटर्न। तो फेसेस को, ऑब्जेक्ट को
और जो भी स्पीच पैटर्न्स हैं उनको एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी यूज़ किया जाता है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का सिंपल मतलब है कि जैसे हम बोलते हैं ना गूगल पे या किसी चीज़ पे यूट्यूब पे, तो हमारी लैंग्वेज को वो समझ के हमारे फॉर्म में ही जो जवाब देती है, तो उसी को हम कह रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सबसे सिंपली इसका मतलब ये है। तो इसमें भी क्या यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ होता है। तो न्यूरल नेटवर्क्स आर एम्प्लॉयड इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क सच एज सेंटिमेंट एनालिसिस, लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी इसके अंदर आता है, तो उसमें भी यूज़ होता है। चैट बोट्स में यूज़ होता है, तो ताकि जो ह्यूमन लाइक जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड किया जा सके और जनरेट भी किया जा सके। ठीक। उसके बाद है मेडिकल डायग्नोसिस। तो न्यूरल नेटवर्क्स का मेडिकल डायग्नोसिस में भी यूज़ किया जाता है, ताकि पेशेंट्स का जो डेटा है उसको एनालाइज किया जा सके, डिजीज़ डिटेक्शन किया जा सके और एक्यूरेट प्रिडिक्शन क्या किया सके सिम्टम्स के बेसिस पे और मेडिकल हिस्ट्री के बेसिस पे उस पेशेंट को बताया जा सके, ताकि उसका जो ट्रीटमेंट है वो बढ़िया से हो सके। उसके बाद है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। जो भी ट्रेंड्स चल रहे होते हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट ट्रेंड, इन्वेस्टमेंट में डिसीजन लेने के लिए इसका यूज़ होता है। उसके अलावा रिकमेंडेशन सिस्टम, फ्रॉड डिटेक्शन, ड्रग डिलीवरी, इन सारी जगहों पे भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। ये सारी बातें अब तक आई थिंक मैंने जितने भी हमने डिस्कस किया है अब तक इस यूनिट में, सब में ये सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, क्योंकि सब कुछ एआई से, मशीन लर्निंग से ही रिलेटेड है, तो एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बस हेडिंग लिखा हुआ है। ठीक। तो ये एप्लीकेशन हुआ। अब डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके। तो पहला एडवांटेज क्या है इसका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, कि पैटर्न रिकॉग्निशन। तो पैटर्न रिकॉग्निशन में क्या है कि लार्ज डेटा सेट्स भी अगर रहता है, बहुत बड़ा डेटा सेट भी है, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क उसको बहुत आसानी से क्या करता है, उस जो भी पैटर्न होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है। पैटर्न से क्या मतलब है, जो चीज़ मतलब मान लीजिए स्टॉक मार्केट में कोई चीज़ है जो ट्रेंड चल रहा है, तो कोई डेटा सेट उसको दिया गया, उस डेटा सेट को वो एनालाइज करेगा और कुछ एक इन्फॉर्मेशन निकालेगा। तो वही चीज़ से मतलब है कि वो एक पैटर्न निकाल के देगा कि ये चीज़ें चल रही हैं, ऐसे ट्रेंडिंग हो रहा है। ठीक। तो पैटर्न रिकॉग्निशन अच्छे से करता है ये, तो ये इसका एडवांटेज है। तो न्यूरल नेटवर्क एक्सेल एट recognizing complex patterns and extracting meaningful information from large data sets, making them highly effective in tasks like image and speech recognition। इसके अलावा जो इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन जो हमने एप्लीकेशन में भी देखा, उसको भी जो पैटर्न रिकॉग्निशन इसका है बहुत बढ़िया से करता है, इफ़िशिएंट तरीके से करता है। उसके बाद है अडेप्टेबिलिटी। तो अडेप्टेबिलिटी क्या, वो अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर क्या करता है, ये अडेप्ट कर सकता है। बहुत लार्ज डेटा सेट भी है, न्यू डेटा आप अगर दे रहे हैं तो उसको क्या वो अडेप्ट कर सकता है उस चीज़ को भी, और अडेप्ट करने के बाद वो प्रोसेसिंग करेगा। ठीक। तो ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक चीज़ पे ये स्ट्रक नहीं हो गया है, वो अडेप्टेबिलिटी शो करेगा, नए नए डेटा सेट्स को भी वो क्या करेगा, लर्न करता है। तो न्यूरल नेटवर्क कैन अडेप्ट एंड लर्न फ्रॉम न्यू डेटा। नए डेटा से भी ये क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अडेप्ट कर सकते हैं उसको। अलाउंग देम टू इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस, और इसकी वजह से क्या करते हैं, ये अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हैं ओवर टाइम, मतलब समय के साथ अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग डेटा सेट को ये लर्न करते रहते हैं, उसको अडेप्ट करते रहते हैं, और क्या होता है, अपना परफॉर्मेंस बढ़ाते रहते हैं। दिस adaptability make them well suited for tasks where the input data may change over और इवॉल्व। तो इस तरह की जो अडेप्टेबिलिटी है नए नए डेटा सेट को लर्न करने की और अडेप्ट करने की, तो ये यूज़फुल होता है कि मान लीजिए डेटा सेट जो समय समय पर चेंज होते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं, तभी भी इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो उसको भी अडेप्ट करके लर्न करके और एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल प्रोसेसिंग। तो पैरेलल प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हैं, वो मल्टीपल इनपुट साइमल्टेनियसली, मतलब कई सारी मल्टीपल इनपुट्स एक बार में एक साथ ही ले सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इस कैपेबिलिटी से क्या होता है, इनेबल्स फास्टर एंड मोर एफिशिएंट डेटा एनालिसिस। इससे क्या होता है, फास्टर और ज़्यादा एफिशिएंट डेटा एनालिसिस भी होता है।
उसके बाद है जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि उसको ट्रेनिंग जो उसका डेटा सेट था, मतलब जिस डेटा सेट ने आपसे उसको लर्न कराया गया था, चीज़ सिखाई गई थी उसको, अगर उसके अलावा वो कोई अनसीन, मतलब पहले से कोई बिना देखा हुआ डेटा सेट उसके पास जाता है, तभी भी वो क्या कर लेगा, उसको एनालाइज कर सकता है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, जनरलाइजेशन कहते हैं, और इसका ये एडवांटेज है। तो न्यूरल नेटवर्क्स हैव द एबिलिटी टू जनरलाइज फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा टू अनसीन डेटा। जनरलाइज मतलब ट्रेनिंग डेटा से अनसीन डेटा वो जनरलाइज कर सकते हैं, मेकिंग देम कैपेबल ऑफ मेकिंग प्रिडिक्शंस एंड क्लासिफिकेशन ऑन न्यू अनसीन एग्जाम्पल। तो नया जो उनके पास अनसीन एग्जाम्पल भी जाता है, तो वो उससे भी क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद है स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है कि मान लीजिए आपका स्मॉल डेटा सेट था, लेकिन अगर बहुत बड़ा डेटा सेट भी आ गया, उसका स्केल जो है वो बढ़ गया है, तभी भी ये क्या कर सकते हैं, अपना काम इफिशिएंटली कर सकते हैं। तो ये होता है स्केलेबिलिटी। तो न्यूरल नेटवर्क्स कैन बी स्केल्ड अप टू हैंडल लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स बाय एडिंग मोर न्यूरॉन्स। किस तरीके से, न्यूरॉन्स बढ़ाते जाएंगे, लेयर्स बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं इसके। अब नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस भी हम डिस्कस करते हैं इसकी, कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, एडवांटेजेस हैं तो लिमिटेशन क्या क्या हैं। तो पहला है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में क्या है कि कुछ कॉम्प्लेक्स जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, तो उनको कुछ स्पेशल तरह के हार्डवेयर चाहिए होते हैं, जैसे कि पावरफुल जीपीयूज़ हो गए। तो इनको मतलब कुछ एक्स्ट्रा मशीनरी भी इनको चाहिए होती है, ताकि तभी ये अच्छे से काम कर सकते हैं। तो हो सकता है कि वो हार्डवेयर बहुत महंगे हो, जिस एरिया में मौजूद हो वहाँ पे ये अवेलेबल ना हो। तो इससे क्या होगा, जो एसेसिबिलिटी है न्यूरल नेटवर्क की, वो क्या हो सकती है, वो घट सकती है। ठीक, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। उसके बाद दूसरा है ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। तो ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्सिबिलिटी में क्या है कि जो न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करना है, उनको लर्न कराने का जो प्रोसेस है, वो क्या हो सकता है, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए उनको जो एल्गोरिदम्स वगैरह चाहिए हैं, या कोई हार्डवेयर ही चाहिए हो, तो एक्सपेंसिव हो सकता है, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। और स्पेशली कब, जब लार्ज और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो तब। तो इसमें क्या होगा, एक बहुत ही सब्सटेंशियल अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में लेबल डेटा चाहिए है, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज भी चाहिए हैं। तो ये ट्रेनिंग जो है उसकी वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। उसके बाद है ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग का मतलब क्या होता है ना, कि सबसे सिंपली बताऊँ मैं तो, ओवरफिटिंग का मतलब है कि किसी एक चीज़ पे ही स्पेशलाइज्ड हो जाना, कि फिर कोई नई चीज़ को ना सीख पाना। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि जो इसका ट्रेनिंग डेटा होता है, मतलब जिस चीज़ से इसको सिखाया गया है, ठीक, तो वो उसी से स्पेशलाइज्ड हो जाती है, कि अगर उसके पास कोई नया डेटा जाता है ना, तो वो सीख नहीं पाती है। ठीक। तो कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स है ये, तो न्यूरल नेटवर्क कैन समटाइम ओवरफिट द ट्रेनिंग डेटा, ओवरफिट कर जाते हैं वो ट्रेनिंग डेटा के लिए, फिट ही नहीं, ओवरफिट हो जाते हैं। मीनिंग दे बिकेम टू स्पेशलाइज एंड परफॉर्म पुअरली ऑन न्यू अनसीन डेटा। ठीक है। उसके बाद है लैक ऑफ इंटरप्रिटेबिलिटी। तो इसमें क्या है, इसमें ये पॉइंट लिखा गया है कि पहली बात तो न्यूरल नेटवर्क्स को क्या कहा जाता है, कभी कभी ब्लैक बॉक्सेस भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये कभी कभी बहुत चैलेंजिंग हो सकते हैं, बहुत मुश्किल हो सकते हैं इनको समझना और इनको इंटरप्रेट करना। ठीक है। जैसे मतलब मान लीजिए इन्होंने कोई डेटा सेट इनको दिया गया, इन्होंने कोई प्रेडिक्शन, कोई भी आउटकम निकाला इन्होंने, तो कभी कभी क्या हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है, इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है, कि ये उस डिसीजन पे कैसे पहुँचे हैं। ठीक। और ये बहुत दिक्कत हो सकती है, मान लीजिए कोई हेल्थ केयर में इनका यूज़ किया जा रहा है, फाइनेंस में यूज़ किया जा रहा है, तो कोई डिजीज़ डिटेक्शन के टाइम इन्होंने कोई आउटकम निकाल के दे दिया। अब आउटकम निकाल कर दे तो दिया, लेकिन हम अब अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं कि वो उस डिसीजन तक कैसे पहुंचा है। तो जब हमें सारी चीज़ें पता नहीं होंगी, तो ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो लैक ऑफ इंटरप्रेटेबिलिटी भी एक इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद है नीड फॉर सफिशिएंट डेटा। तो नीड फॉर सफिशिएंट डेटा का क्या मतलब है, कि जब इनको लर्न कराया जाता है, मशीन लर्निंग जब इनकी होती है, तो इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेबल्ड डेटा चाहिए होता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेबल्ड डेटा चाहिए होता है, और उतना ज़्यादा लेबल, क्योंकि मान लीजिए बहुत बड़ा नेटवर्क है,
ठीक है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है तो फिर तो और ज़्यादा लेबल डेटा चाहिए हो, तो उतना ज़्यादा लेबल डेटा इकट्ठा करना, उसको जनरेट करना क्या हो सकता है, एक्सपेंसिव भी होगा और बहुत टाइम टेकिंग भी होगा। ठीक है, तो ये भी कुछ क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक था, ये यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।